नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर आपके सिलेबस के तहत हिंदी कंप्यूटिंग को लेकर के एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो मैंने उसी को आज उठाया है। तो चलिए शुरू करेंगे हम इस वीडियो को। आज हम डिटेल से जानेंगे कि कंप्यूटर में हिंदी का कैसा मतलब हिंदी मीडियम से कंप्यूटर में कहाँ तक तकनीकी जो है पहुँच पाई है, और हिंदी के क्षेत्र में हिंदी देवनागरी लिपि ने कितना विकास इसमें किया है। तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, कॉपी पेन ले लीजिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखें वो आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। तो और पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरी पढ़ाई थी, संस्मरण पढ़ाए थे और यात्रा वृत्तांत पढ़ाए थे, जीवनी, आत्मकथा, ऐसी बहुत सारी विधाएं हमने हिंदी की पढ़ी थी। और साथ ही साथ उत्तराखंड के लगभग हमने सारे जो साहित्यकार थे उनको पढ़ा था। और प्रैक्टिस सेट हम हर संडे को आपको देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल भी है तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए रोज़ आप लोग कमेंट कर रहे थे कि रोज़ प्रैक्टिस सेट लाइए, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो जाए आपके प्रैक्टिस सेट में लगातार आपको देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संचार माध्यम और हिंदी। तो अब हम जानेंगे कि संचार माध्यम में हिंदी का क्या रोल है। तो देखो, सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम संचार माध्यम कहलाता है। जैसे पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल, इंटरनेट, जो भी आज वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे जिनसे भी संचार होता है, वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, जन जन तक समाचारों, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना संचार कहलाता है। इसके माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रिंट मीडियम हो गया, ठीक है, प्रिंट मीडिया हो गया। प्रिंट जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये जो प्रिंटेड आती हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें क्या होता है, श्रव्य साधनों में इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो श्रव्य और दूसरा दृश्य। तो श्रव्य का एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, रेडियो, जिसे हम सुनते हैं, ठीक है। और दृश्य श्रव्य क्या है, टीवी। टीवी को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कितने प्रकार से कितने प्रकार की होती है, ये कितने भागों में विभाजित है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो दो भागों में है, एक तो दृश्य और एक श्रव्य। और दृश्य श्रव्य के आपके पास उदाहरण पूछे जाएंगे। तो श्रव्य में एक तो रेडियो हो गया, और भी कुछ हैं जो आपको पता होंगे या आपने सुने होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा श्रव्य साधन और कौन से हैं। और दूसरा दृश्यम, तो दृश्य श्रव्य, जो दृश्य भी है श्रव्य भी है, और एक केवल दृश्य, एक केवल श्रव्य होता है, ठीक है। तो श्रव्य में जैसे ऑडियो आप सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह वगैरह, तो ये माफ़ कीजिएगा, वो श्रव्य में आएंगे। रेडियो वगैरह जो टेप रिकॉर्डर है वो श्रव्य में आएंगे। दृश्य में दृश्य श्रव्य टीवी हो गया, है ना। तो इस तरह के जो संसाधन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि श्रव्य 5 कौन कौन से हैं और दृश्य श्रव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी ने तमाम प्रकार के संचार माध्यमों के अनुकूल खुद को बनाया है, जिसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। यानी कि हिंदी ने अपने को ढाला है, भले ही हिंदी को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि राष्ट्रभाषा, भले ही हम राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक हिंदी को वो दर्जा नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, लेकिन हिंदी ने अपने को समय के अनुसार अपडेट किया है, समय के अनुसार ढाला है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का वैज्ञानिक विकास। अब हम जानते हैं कि हिंदी का वैज्ञानिक विकास किस तरह से हुआ है, ठीक है। हिंदी के संदर्भ में विचार करें तो पिछले कुछ दशकों में हिंदी के वैज्ञानिक विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। यह मुख्यतः 4 स्तरों पर दिखता है। एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हिंदी का विकास के मतलब हिंदी की जो विकास यात्रा रही है उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो 2 आंदोलनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो रही है भक्ति आंदोलन की, ठीक है, और दूसरा रहा है जो हमारा
भारत का जो राष्ट्रीय जो आज़ादी का आंदोलन है, ठीक है, आज़ादी का आंदोलन इसे हम कह सकते हैं। आज़ादी की जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी गई, एक तो भक्ति आंदोलन और एक स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो ये दो आंदोलन ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को, जो दोनों ही आंदोलनों का जो आधार था, मतलब किसी भी चीज़ का आधार एक भाषा होती है ना, तो दोनों ही आंदोलनों का जो आधार था, जो भाषाई आधार था, वो हिंदी थी। भक्ति आंदोलन भी पूरा हिंदी भाषा में चला और जो स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो भी, उसका मीडियम भी हिंदी था। तो कहीं ना कहीं हिंदी का जो विकास यात्रा है उसमें इन आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो कभी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। मुख्यतः 4 स्तरों पर हम उसे जानते हैं। पहला है मानकीकरण के प्रयास, यानी हिंदी के मानकीकरण के प्रयास किए गए। पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया गया। अनुवाद कार्य की प्रगति की गई और हिंदी के टंकण आदि से जुड़ी तकनीकों का विकास किया गया। यानी कि हिंदी में जो टंकण है, जो टाइपिंग वगैरह हम करते हैं, तो उससे जो भी तकनीकी, जहाँ पर भी मतलब उन तकनीकियों का विकास किया गया कि कैसे हिंदी भाषा, अब आज आप देखते होंगे, आप फ़ोन में चाहो तो हिंदी में टाइप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास हिंदी का कीबोर्ड आता है, आपके पास मतलब कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हिंदी में टाइप करने में या लिखने में। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिंदी का एक विकास ही है, ठीक है। जबकि शुरुआती दिनों में जब मोबाइल आते थे तो उनमें ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जो हिंदी में मतलब टाइपिंग हो। आज आपका पूरा का फ़ोन, पूरा का जो पूरा फ़ोन है, जो सारे ऐप्स हैं, आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी गूगल आप कर लीजिए तो आपको गूगल पे दुनिया भर की सामग्री हिंदी मीडियम में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदी का तकनीकीकरण जो है वो विकास हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और हिंदी। अब हम जानते हैं कंप्यूटर और हिंदी। भाषा के संबंध में यांत्रिक उपकरणों के विकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से 2 चरणों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण और कंप्यूटरीकरण। यानी कि कंप्यूटर से पहले क्या हिंदी के विकास में, मतलब हिंदी के लिए क्या उसका यांत्रिकरण किस प्रकार से हुआ और कंप्यूटरीकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर पूर्व यांत्रिकरण, यानी कि कंप्यूटर से पहले उसका यांत्रिकरण किस प्रकार से हुआ। तो भाषा के यांत्रिकीकरण की शुरुआत टाइपराइटर से होती है। पहले ज़माने में क्या होता है, पहले ज़माने में, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब कीबोर्ड नहीं था, तो उससे पहले जो थे, जब कीबोर्ड नहीं था, स्कैनर नहीं थे, तब टाइपराइटर हुआ करते थे जिसके माध्यम से हिंदी में टाइप किया जाता था, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो तो एक बहुत पतला सा उसका कागज़ होता था और उस पर मतलब बहुत लिखावट ही उसकी अलग किस्म की रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यांत्रिकरण की बात करें, यानी कि यंत्रों पे अगर हिंदी की बात करें कि कौन से यंत्रों पे उसकी शुरुआत हुई, तो टाइपराइटर पे सबसे पहले हिंदी की शुरुआत हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि कंप्यूटरी जो हिंदी भाषा है उसका यांत्रिकरण किस मशीन के साथ हुआ या किस मशीन से हुआ, तो टाइपराइटर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली मशीन जो है टाइपराइटर है, जिसमें हिंदी टाइप की जाती थी। 1960 ईस्वी में डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर SN कत्रे, डॉक्टर V राघवन, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र आदि विद्वानों ने देवनागरी का रूप निश्चित किया तथा कुछ निजी कंपनियों ने टाइपराइटरों का विकसित कुंजी पटल बनाया जो देवनागरी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रायः समर्थ था। अब जब शुरुआत में जो टाइपराइटर बने थे उसमें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई वर्ड, क्योंकि हमारी हिंदी थोड़ा, अगर हम देखें उसमें तो हमारी मात्राएं अलग से लगती हैं। अगर मात्राओं के लिए हमें टाइप करना हो तो हमें अलग कीबोर्ड पे अगर हम टाइप कर रहे हैं तो मात्रा के लिए अलग सा कुंजी उस पर होगी, अलग सा बटन होगा, और अगर कोई वर्ड लिखना है, कोई अक्षर लिखना है तो उसके लिए अलग सा बटन होगा। तो यानी कि थोड़ा सा टफ पड़ जाती है कीबोर्ड पे टाइप करना। तो जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, रोमन में ऐसा नहीं है, आप सीधे सीधे वर्ड टाइप कर सकते हैं, कोई मात्रा नहीं है, कोई बिंदी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे से टाइप हो जाता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा मतलब नॉलेज कह सकते हैं कि उसकी हमें ज़्यादा खपत करनी पड़ती है, दिमाग ज़्यादा खपाना पड़ता है।
तो थोड़ा टफ तो पड़ता ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शुरुआत में जो टाइपराइटर बने थे उनमें काफ़ी टफ जो थे वो उनकी जो प्रणाली थी तो वो काफ़ी टफ थी। तो बाद में धीरे धीरे इन जो विद्वान के नाम मैंने आपको बताए उन्होंने इसमें प्रयास किए और कुछ सरल जो है टाइपराइटरों से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको उनका समाधान करने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, कुल मिलाकर इस कुंजी पटल में 174 संकेतों की व्यवस्था की गई थी। और जब शुरुआत में इन्होंने जो टाइपराइटर बनाए थे जिसमें कुछ समस्याएं जो शुरुआत में थी उन समस्याओं का समाधान किया, तो उसमें 174 संकेत यानी कि 174 बटन उसमें रखे गए थे। ठीक है, 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेली प्रिंटर नामक उद्यम प्रारंभ हुआ। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेली प्रिंटर भारतीय तार विभाग को मैसर्स ऑलिवेट कंपनी ने दे दिए थे। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआत में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक हिंदुस्तानी टेली प्रिंटर नामक उद्यम का विकास हुआ। मतलब उस समय एक हिंदुस्तान टेली प्रिंटर नाम से एक प्रिंटर निकाला गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। अब हम इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मतलब शुरुआती जो टाइपराइटर होते थे उनमें मतलब बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें बस स्याही की ही आवश्यकता उसमें होती थी। तो अब वर्तमान समय में आप जितनी भी मशीनें देख रहे होंगे सब इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का विकास हुआ। मैनुअल टाइपराइटर में केवल एक लिपि का टंकण संभव था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एकाधिक लिपियों के लिए काम आता है। तो जो वर्तमान समय में आप कीबोर्ड देख रहे होंगे तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन उस समय क्या थे जो टाइपराइटर थे उनमें जो शुरुआती टाइपराइटर बने थे वो हिंदी के लिए अलग से बने थे, इंग्लिश के लिए अलग से, यानी एक टाइपराइटर पर आप एक ही लिपि में लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक टाइपराइटर यानी एक कीबोर्ड पे अनेक लिपियों में लिख सकते हैं। इसमें अशुद्धियों को ठीक करने की स्वचालित व्यवस्था होती है और वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कुछ भी हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे देखिए कंप्यूटरीकरण। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटरीकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। वर्तमान समय में हिंदी के तकनीकी विकास का अर्थ प्रायः कंप्यूटरीकरण से लिया जाता है। तो वर्तमान समय में जो हिंदी का तकनीकी विकास है ना उसे हम कंप्यूटरीकरण से ही जानते हैं। कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। ये तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो उसमें आपने अक्सर सुना होगा। और बीएड तो सभी ने किया होगा। जब हम फोर्थ पेपर बीएड का कॉमन पेपर जो फोर्थ पेपर होता है टेक्नोलॉजी वाला, उसमें तो ये सारी चीज़ें पूरी किताब में इन्हीं चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं ना। हार्डवेयर का संबंध कंप्यूटर की मशीन से है। मशीन के स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर का अर्थ उन सभी प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे डॉस, विंडोज़ आदि, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है, हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो हिंदी का अभी तक अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। इस क्षेत्र में दो तरह के कार्य कंप्यूटर प्रमुख रूप से करता है, आंकड़ा संसाधन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग तथा शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये दो चीज़ें जो है कंप्यूटर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके तहत की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1977 तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। 1977 में क्या हुआ कि ECIL नामक कंपनी है जिसने क्या किया, फोर्ट्रॉन। अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होंगी, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, फोर्ट्रॉन हो गई और C++ हो गई, है ना। अभी मैं माफ़ कीजिएगा
ध्यान नहीं, कोबोल हो गई, ये सारी क्या हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर की एक भाषा थी जिसमें पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर की कौन सी भाषा थी जिसमें पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा? तो फोर्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। तो जब सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर एक बार जब शुरुआत में निकला था 1980 में, तो उस समय क्या हुआ था कि उसने हिंदी की जो एक कार्यक्रम तैयार किया था हिंदी पर, सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम हिंदी में था वो, ठीक है। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। अब क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मशीनों का विकास हो रहा था वैसे वैसे हिंदी में भी जो है हिंदी का जो तकनीकीकरण है वो भी हो रहा था, ठीक है। 1977 के बाद से ही हिंदी कंप्यूटरीकरण में तीव्र प्रगति हुई 1977 के बाद, ठीक है। इस तीव्र विकास में जिन संस्थाओं का प्रमुख रूप से योगदान है उनमें है राजभाषा विभाग, तकनीकी प्रभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग। इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भाषा प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया था जो आज काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के विकास में जो है तीव्र प्रगति जो कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में हुई है उनमें कौन कौन से विभाग थे। तो उसमें एक तो राजभाषा विभाग का जो तकनीकी प्रभाग है, एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विभाग हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रौद्योगिकी मिशन है, भाषा प्रौद्योगिकी मिशन, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भाषा प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्यतः 3 विधियां हैं। तो हम जानेंगे कि कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में जो मुख्यतः 3 विधियां, जो बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि जो छापे खाने होते हैं या जहाँ पे बड़े बड़े कार्य होते हैं जो हिंदी में किए जाते हैं, ट्रांसलेशन से संबंधित हो गए, जैसे कोर्ट कचहरियाँ, कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि जो जजमेंट आता है वो दोनों भाषाओं में होता है। अगर उस जजमेंट के जो लोग हैं तो उनकी अगर भाषा हिंदी है तो वो हिंदी इंग्लिश में तो आता ही है, लेकिन अगर किसी जो फैसले के जो लोग हैं उस फैसले से संबंधित उन लोगों की अगर भाषा हिंदी है तो वो हिंदी में भी टाइप होता है। तो जहाँ बड़े बड़े आपने देखा होगा समूह के अंतर्गत भी जो टाइपिंग वाले लिपिक होते हैं ना, उनकी फॉर्म निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी से संबंधित है। जो बड़े बड़े विभाग होते हैं जहाँ पे टाइपिंग का बहुत बड़ी मात्रा में काम होता है, तो वहाँ पे जो विधियों का प्रयोग किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है। एक तो है रेमिंगटन टाइपिंग, ठीक है। अब जो लोग बहुत अच्छे से टाइपिंग करना जानते होंगे तो उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत इच्छुक हूँ इसके बारे में कि जो रेमिंगटन टाइपिंग है, इन स्क्रिप्टेड टाइपिंग है, फोनेटिक टाइपिंग है, क्या आपने इनका प्रयोग किया है या आप भी उसके बारे में कुछ जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो 3 तरह से आपको तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की जो विधियां हैं वो कितनी हैं, मुख्यतः 3 विधियां हैं। एक तो है रेमिंगटन टाइपिंग, एक हो गया इन स्क्रिप्ट टाइपिंग हो गया, और फोनेटिक टाइपिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इन स्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग होता है, जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ समय पहले तक हिंदी यूनिकोड का फोनेटिक या ट्रांसलेशन कीबोर्ड लेआउट वाला केवल बराहा सॉफ्टवेयर ही प्रचलित था। अब भाषा इंडिया का इंडिक IME का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। इसी प्रकार गूगल इनपुट आदि सॉफ्टवेयर भी हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो गूगल पे आप देखते होंगे कि गूगल इनपुट जो है आज तो बहुत आसान हो गया है। कोई भी चीज़ अगर हमें मतलब हिंदी में चाहिए होती है और मान लो हम रोमन में या किसी भी दूसरी भाषा में उसे अगर गूगल इनपुट करा देते हैं
या गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप आता है, तो उस पे कर देते हैं, तो वो तुरंत ही हमें बस वहाँ पे हमें लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, तो वो उसी लैंग्वेज में आपको तुरंत वो सामग्री दे देता है। तो आज के डेट में तो कोई भी भाषा टफ़ नहीं है, किसी भी देश में चले जाओ आप गूगल जो ट्रांसलेटर है या बहुत सारे ऐसे ऐप बन गए हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी देश की भाषा को जान सकते हैं, उसमें बातचीत कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो हमारी हिंदी को भी इसमें जो है काफ़ी वो प्रगति कर रही है, इस अगर हम देखें तकनीकी के क्षेत्र में, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम इसी तरह से अपनी हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले चलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है और हमारी विरासत है। तो हमें इसको संजोए रखना है, इसका विकास करना है और इसके लिए कार्य करना है, इसके विकास के लिए, ठीक है। और इसका स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत रहना है। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक हिंदी कंप्यूटिंग को लेकर के। इसको ढूंढने में मैंने काफ़ी समय लगाया, ये टॉपिक मुझे कहीं मिल नहीं रहा था और आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे कि हिंदी कंप्यूटिंग को लेकर के वीडियोस बनाइए। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो उसके बाद मुझे ये टॉपिक मिला और इसी वजह से कभी कभार मैं वीडियोस डालना मुझे टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी सर्चिंग करती हूँ कि ऐसे टॉपिक लाऊं जो यूट्यूब पे आपको आसानी से नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब कॉमन से टॉपिक पे तो हर कोई वीडियोस डाल देते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पर वीडियोस मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सर्चिंग में टाइम ले लेती हूँ और उम्मीद है मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज की वीडियो के ऊपर आपका क्या फीडबैक है, कैसा आपको लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, उस पर भी आपका कमेंट आना चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।